नमस्कार बच्चों, टॉपर स्टॉप पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय 4, जिसका नाम है सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशन। आइए जानते हैं कि इस अध्याय में आपके पाठ्यक्रम में किन किन तरह के प्रश्नों को उठाया गया है और इस अध्याय के लिए आपको किन किन चीज़ों का जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों, समीकरण यानी इक्वेशंस प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाने वाला एक गणितीय कथन होता है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। समीकरण में प्राय दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए कि ये एक कथन है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये एक गणितीय कथन होता है, यानी इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं देने, इसलिए एक कथन है तो कथन के रूप में ही आपको इसको सॉल्व करना होगा। दूसरी बात ये है कि ये आपका किस लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दो वस्तुओं को समान और तुल्य बताने के लिए, यानी उनकी तुलना करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता इसके द्वारा बताई जाती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपका समीकरण का लिया है। देखिए, ये आपका एक समीकरण है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बराबर के इस साइड ये एक आपका पक्ष है जिसको हम बायां पक्ष कहेंगे, और बराबर के इस साइड ये एक पक्ष है जिसको हम दायां पक्ष कहेंगे। इसके बाद बच्चों, हम जाने कि इस समीकरण में ये बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर बताया गया है। तो इस तरह के जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो वहाँ बच्चों हम समीकरण को बनाते हैं। आइए बच्चों, अब जाने कि चर क्या होते हैं। इंग्लिश में इसे वेरिएबल कहते हैं, यानी ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर सके, यानी जिसका बदलाव हो सके, वो आपके चर कहलाएंगे। यानी एक ऐसी संख्या जिसको हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं और उसका कोई मान नहीं होता, यानी उसका कोई निर्धारित मान यहाँ पर समीकरण के अंतर्गत नहीं होता। हम उसे कुछ भी मान सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये आपके किस तरह से प्रयोग में किस तरह से दिखाए जाते हैं, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार इसको दिखाया जाता है। बच्चों, इसमें हम इसे x, y, z, l, m, n, p इत्यादि किसी से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, इन सब का कोई भी निश्चित मान नहीं होता। जो बराबर संख्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें उसको ज्ञात करना होगा। इस तरह की जो संख्याएं होंगी, जो x, y, z, l, m, n, p आदि किसी भी जो अल्फाबेट है या अंग्रेजी वर्णमाला है, वो आपकी वेरिएबल यानी चर कहलाएंगे। आइए अब हम अचर की बात करें तो अचर वह राशि है जिसका एक निश्चित मान होता है। जैसे हम इस समीकरण में देखते हैं कि ये आपका 65 है और ये आपका 5 है। ये आपकी किस तरह की संख्या है, ये आपकी अचर संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इनका एक निश्चित मान है। अगर हम यहाँ 5 की बात करें तो यहाँ पर 5 का मतलब 5 है, इसे कुछ और नहीं बताया जा सकता। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 65 है, तो 65 को हम कुछ और नहीं बता सकते, इसका मान 65 ही रहेगा। तो यानी एक अचर राशि वह राशि होती है जिसका एक निश्चित मान होता है और जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। हम देख सकते हैं, ये देखिए आपका 1, 2, 3, 4 इस तरह की जो संख्याएं हैं वो सारी आपकी अचर संख्याएं कहलाएंगी। आइए अब जाने कि व्यंजक क्या होते हैं। जब हम संकेतों और गणितीय संक्रियाओं को सम्मिलित रूप में जो है नियम पूर्वक उपयोग में लाते हैं तो उसे हम गणितीय व्यंजक हम बनाते हैं। यानी एक निश्चित क्रम में
जब हम पदों को या गुणनखंड को रखते हैं तो वो आपके व्यंजक कहलाए जाएंगे। यानी सबसे पहले हम बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका एक व्यंजक है जिसमें आपके दो पद दिखाई देंगे, एक पद ये और एक पद ये। पद बच्चों, हम पद कब बनते हैं? जब उनके बीच में जमा का घटा का साइन लगा हो, तो इस तरह हम उनको अलग अलग करते हैं तो ये आपके पद होंगे। यानी हम देखा जाए तो इसके अंतर्गत अगर 4x की 2 पावर और माइनस यानी घटा करने के बाद 3xy, ये दो तरह की आपकी संख्याएं हैं, इसके बीच में घटा का चिन्ह है, तो ये आपके दो पद है। पहला पद 4x की पावर 2 और दूसरा पद 3xy। तो ये नीचे दिखाया गया है कि ये आपका पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। इस तरह से बच्चों इनके अंतर्गत अगर हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड हम क्या कहेंगे? इसमें देखिए आपका 4 और x कितनी बार है? x हमारा 2 बार है। x गुणा x यानी x की 2, हमारा x 2 बार है, तो यहाँ पर हमने क्या हमारे गुणनखंड हुए? 4 और x और x। ये x की 2 को हमने यहाँ खोलकर लिखा, तो ये आपके गुणनखंड है 4x और x। ये गुणनखंड है 4x की 2 के। आइए अब हम यहाँ पर देखें कि 3xy के अंदर 3x और y, ये आपके गुणनखंड है 3xy के। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले ये आपके देखिए 4x और x यानी x की 2 और 3xy, तो ये आपके गुणनखंड हुए। फिर इनको मिलाकर आपके पद बनेंगे। गुणनखंड सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद गुणनखंडों को मिलाकर हमारे ये पद बनेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम पद के बाद ये आपके व्यंजक बनेंगे पदों से मिलकर। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्या गुणनखंड होते हैं, पद क्या होते हैं और व्यंजक क्या होते हैं। आइए बच्चों अब हम जाने कि समीकरण बनाने के लिए किन किन नियमों का प्रयोग करना आवश्यक है, क्या क्या ध्यान देना है हमें जब हम किसी समीकरण को बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक समीकरण में मुख्यतः 2 भाग होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो एक समीकरण में 2 भाग होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष होगा और एक राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होगा, तभी वह एक समीकरण कहलाएगा। तब उसके बाद बच्चों देखें कि इन दोनों पक्षों के बीच में एक बराबर का चिन्ह होना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम यहाँ एक समीकरण देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ें आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में बराबर का एक ये चिन्ह है। आइए अब दूसरे नियम की बात करें कि एक समीकरण में कम से कम एक चर संख्या का होना आवश्यक होगा। चर संख्या यानी आपकी x, y, z इस तरह की संख्या एक जरूर होगी समीकरण के अंदर। आइए अब हम देखें कि ये आपका एक समीकरण है, क्या इसमें एक चर संख्या है? जी हाँ, देखिए ये 4 के साथ जो x लगा है ये एक चर संख्या है। तो एक समीकरण में कम से कम एक चर का होना आवश्यक होता है। आइए अब तीसरे पॉइंट की बात करें कि एक समीकरण में बायां पक्ष तथा दायां पक्ष के बीच में एक बराबर का चिन्ह होना आवश्यक होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बताया कि एक बराबर का चिन्ह दोनों संख्याओं के बीच में यानी दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह दिया गया है। आइए अब हम डी की बात करें तो क्या है डी? आप देखें कि राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष हमेशा बाएं पक्ष, इन दोनों में केवल एक अक्षर भी इसमें हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, अक्षर है इनमें से। जी हाँ, देखिए ये अचर संख्याएं कम से कम एक होना आवश्यक होगा, इससे ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए एक के अलावा भी यहाँ पर है, कम से कम एक का होना आवश्यक है। उसके बाद बच्चों एक समीकरण के दोनों व्यंजकों में कम से कम एक चर जो है वो अवश्य होना चाहिए। देखिए इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों व्यंजकों के बीच में हम देखें कि एक चर यहाँ पर x आपको दिखाई दे रहा है। आइए एफ नियम की बात करें तो समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष
इसको अंतर स्थानांतरित करने पर यानी आपस में इनकी जगह बदलने पर यानी स्थान को चेंज करने पर भी समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर x की जगह पर कोई संख्या रखें तो इसके बाद भी समीकरण उस संख्या के साथ में ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी अगर 4 है तो x की जगह पर उसका मान रखने के बाद जमा 5 और उसके बाद हमारा 65, इस तरह से ही समीकरण को हम लिखेंगे, लेकिन इस समीकरण में कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। आइए अब जी की बात करें तो समीकरण के बायां पक्ष तथा दायां पक्ष दोनों में किसी राशि या चर को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने से समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात समीकरण एक समान ही रहता है। यानी इसके अंतर्गत अगर हम बायां पक्ष या दाएं पक्ष में कोई भी राशि जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, यानी इस पहले पक्ष के साथ अगर ये सब चीज़ें करें तो और दूसरे पक्ष के साथ भी अगर ये सब करें तो भी ये इसी फॉर्म में, इसी रूप में समीकरण को लिखा जाएगा। इस तरह से बच्चों हम देखें कि एक समीकरण को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बच्चों अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए टॉपर्स टॉक के साथ।